गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम आज की कक्षा में देखेंगे हमारे चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में। देखिए, हमने पिछली कक्षा में देखा कि हमारा चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो हमारे भारत सरकार, हमारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारी राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानमंडल, इन सभी के चुनाव संपन्न करवाता है। हमने उसके कार्य के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति और विशेषकर जब हमारे संविधान के लागू होने के बाद से और आज तक इस चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही है, इस भूमिका के संबंध में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग भारत में सशक्त, मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष अपनी छवि को स्पष्ट करता हुआ आज विश्व के सबसे प्रमुख ताकतवर चुनाव आयोग में से एक माना जाता है। लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले, डिस्कशन करने से पहले हम इसको दो भागों में, दो चरणों में इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1951 से 1990 तक पहला चरण, दूसरा है 1991 से वर्तमान तक। तो पहला चरण देखते हैं कि संविधान ने चुनाव आयोग को समस्त भारत में चुनाव संचालित करने का समस्त कार्य, शक्तियां और दायित्व सौंपे। हमारे भारत के संविधान में हमारा जो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग को पूरे भारत में चुनाव से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, इन सभी को संचालित करने के लिए जितने भी जो भी समस्त कार्य हैं, शक्तियां हैं और जो दायित्व हैं, केवल चुनाव आयोग को सौंपे हुए हैं। लेकिन चुनाव कार्य में चुनाव आयोग की भूमिका हो या अन्य कोई गतिविधि, वे स्थितिक शक्तियां नहीं होती, वरन इनमें गतिशीलता होती है। चुनाव आयोग तो 1951 से ही था, लेकिन 1951 से 1990 के वर्षों में एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग ने बहुत ही अधिक मर्यादित रूप में अपनी भूमिका निभाई है। आप देखेंगे कि चुनाव आयोग स्वतंत्रता के प्राप्ति और विशेषकर जब अपने प्रथम आम चुनाव, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव से बाद से देखते हैं, इतना कभी भी मतलब अपनी शक्तियों के अधीन रहते हुए मर्यादित रूप से अपना काम किया है। जिस प्रकार से वर्तमान में सशक्त भूमिका, सक्रिय भूमिका, स्वतंत्र भूमिका जो निभा रहा है, इतनी पहले निभाई इसने नहीं। इसके कुछ परिस्थितियां भी थी, कारण भी थे, क्योंकि तत्कालीन समय में जिस प्रकार से देखते हैं दौर, भारत में एक दलीय प्रणाली का प्रभुत्व था, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्राय देखते हैं कि प्रथम आम चुनाव से लेकर आप देखेंगे लगभग 1951-52 से लेकर आप देख सकते हो कि 77 तक कंटिन्यू केंद्र में कांग्रेस है। 77 से 80 का जो काल है, 3 साल का समय छोड़ दीजिए, तो लगभग 89 तक कंटिन्यू शासन कांग्रेस का रहता है। तो जब केंद्र में एक ही दल प्रधान या एक दलीय प्रधान पार्टी की सरकार है, तो उसमें हमें किसी प्रकार का कोई भी इसमें चुनाव आयोग की बहुत ही आक्रामक हुआ हो, बहुत ही अलग ढंग से अपना काम करा हो, ऐसा कहीं हमें उदाहरण देखने को नहीं मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि इस दौरान अपनी मर्यादित शक्तियों का प्रयोग करता हुआ आगे बढ़ रहा है या अपनी भूमिका निभा रहा है। इसमें किसी प्रकार का हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तथा चुनाव आयोग पर यह आरोप भी लगते रहे कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में नहीं, वरन एक शासन के अधीन संस्था के रूप में कार्य को संपन्न कर रहा है। आरोप लगते रहे विपक्ष पार्टियों के द्वारा या और भी किसी भी जो भी स्रोत है उनके द्वारा आरोप लगते रहे कि चुनाव आयोग केवल एक संस्था के रूप में काम कर रहा है, अपनी जो संवैधानिक निकाय के रूप में जो अपनी कार्य शक्तियां हैं उनका उपयोग नहीं कर रहा है, वो दबाव में काम कर रहा है। ऐसे आरोप भी लगते रहे, लेकिन प्राय ये सब आरोप निराधार है। ठीक है, ये कहना कि ये आरोप सही है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम देखते धीरे धीरे स्थितियां आगे बदलती गई।
चुनाव आयोग ने अपनी सशक्त भूमिका को आगे बढ़ाया। इसलिए समझ सकते हैं कि इस दौरान पहले चरण में बहुत ही एक अपनी मर्यादित शक्ति का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग अपनी भूमिका को निभा रहा है। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि ऐसा क्यों निभाया? तो इसका कारण है कि भारत में लंबे समय से वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम बना रहा। 1990 तक इन 3 साल अपवाद को निकाल दिया जाए तो एक पार्टी की सत्ता रही हुई है। इसलिए उस पार्टी की जो कार्य प्रणाली थी, कार्य संस्कृति थी और जिस प्रकार से जो शासन व्यवस्था के अनुरूप जो व्यवस्था विद्यमान थी, तो उसमें चुनाव आयोग जो जिस प्रकार से भूमिका निभा रहा था उसी प्रकार से निभाई जा रही थी। लेकिन जब हम देखते हैं द्वितीय चरण 1990 के बाद का काल जो देखते हैं अभी तक का, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी पहचान को स्थापित किया, अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष छवि को सबके सामने पेश किया और अपनी संवैधानिक शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एक बहुत ही स्वच्छ अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ किया। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में चुनाव होना मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा कोई धार्मिक सामाजिक फंक्शन हो रहा हो। वैसे शोर शराबा, धूम धड़ाका, बाहुबली शक्ति का प्रयोग, धन की शक्ति, सत्ता का दुरुपयोग, ऐसी स्थिति बढ़ती चली जा रही थी कि चुनाव आयोग ये सब देख नहीं पा रहा था। जितना आप देखेंगे चुनाव में सैकड़ों गाड़ियां एक साथ, होर्डिंग्स, दीवारों को खराब करना, सरकारी भवनों को खराब करना, सरकारी भवनों का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, बाहुबल लोग हैं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार से मैदान में आ जाते हैं। मतलब चुनाव को मजाक बना के छोड़ दिया था। धन अपार रूप से, कितना धन प्रयोग करना चाहिए सब कुछ भूला के अपार रूप से धन का प्रयोग कर रहा था, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था और राज्यों की सरकारों में जिस प्रकार से ये सब दुरुपयोग हो रहा था, इतना ज़बरदस्त तरीके से जब हो रहा था, तो चुनाव आयोग ने देखा कि नहीं, अब इस पर कुछ मतलब एक प्रकार में नियंत्रण नहीं किया तो हमारे देश का लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा। इसके लिए हमें कुछ उपयुक्त कदम उठाने बेहद जरूर होंगे। और आप देखेंगे कि 1991 में हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर श्री TN शेषन इनकी नियुक्ति हुई और आप मानेंगे कि इनकी नियुक्ति से हमारे इस निकाय में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आए। आज तक भी उनको याद किया जाता है कि TN शेषन ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग में जो अपने इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म किए वो बहुत ही काबिल तारीफ है। उन्होंने इन सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करते हुए कौन कौन सी शोर शराबा, बाहुबल, धन की शक्ति, सत्ता का दुरुपयोग, जिस प्रकार से जो हो रहा था चुनाव में, इन सब को नियंत्रित करते हुए और अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का उन्होंने तय किया। बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का पूरा तय किया। आप देखेंगे हिंदुस्तान में ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे, कई राज्यों में ऐसे मिलेंगे आपको। उस समय जब 90 के दशक में देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो चुनाव होते थे तो वो एक मतदान पेटी होती थी, उसमें एक बैलेट पेपर होता था और बैलेट पेपर में जो भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम लिखे होते थे और उनकी पार्टी के सिंबल आगे होता था। उस पर एक थप्पा होता था, उसमें लगा हुआ था सिंबल, उस पर लगाने पर वो उसका वोट माना जाता था। आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे बाहुबली लोग थे जहाँ पर किसी भी जहाँ चुनाव संपन्न हो रहे हैं वो बूथ जो होता है उस बूथ का किडनैप कर लेते थे और उस बूथ पर अपना पूरा अधिकार रखे, जो भी बैलेट पेपर थे सब पे थप्पा मारते, जिस पार्टी को वो जिताना चाहते थे, जिस कैंडिडेट को वो जिताना चाहते थे, सब लोगों को पार करके और पूरे उस बूथ में जिन लोगों का मतदान होना था सभी के वो वोट खुद एक पार्टी का कोई कार्यकर्ता बाहुबली व्यक्ति आके सब उनको बाकायदा उस थप्पे के द्वारा पूरे मतदान जो केंद्र होता था वहाँ पर सभी मतदाता के वो जो वोटर हैं उन सब की वोटर लिस्ट को लेके हुए वो मतदान कर लेता था और पूरे अपने फेवर में डाल के मतदाता की जो पेटी होती थी उस पेटी में सब मतदान जो बैलेट पेपर होते थे वो डाल देते थे। सोचो क्या ये सही है? हम सभी को हमारे संविधान के अनुसार सभी भारतीयों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी भारतीय नागरिकों को मतदान करने की स्वतंत्रता है।
हमारा अधिकार है कि हम मतदान करें और उस लोकतंत्र के में भागीदार बने, प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बने। लेकिन सोचो कि जब आप किसी मतदान केंद्र पे मतदान करने जाओ और आपको पता चले कि आपका वोट तो कोई दे के चला गया, आपको मन में क्या ग्लानि होगी, आत्मग्लानि कैसे होगी। आप समझ नहीं पाओगे कि मेरा वोट का अधिकार कोई और छीन ले, मुझे कैसा फील होगा। तो गलत है ना। तो अब आप देखेंगे कि इस दौर में यूपी, बिहार, हमारे राजस्थान में गिने चुने उदाहरण मिलेंगे। ऐसे कई राज्यों में, मतलब भारत के ऐसा कोई राज्य नहीं था कि जहाँ पे आपको एग्जाम्पल नहीं मिले। पूरे चुनाव बूथ होता था, उस बूथ को किडनैप करके वहाँ पर जितनी भी जो भी बैलेट पेपर पड़े सबको अपनी पार्टी का थप्पा मारते हुए बाहुबली लोग पूरा भर देते थे। यहाँ फिर उनको ऐसा लगता था कि इस मतदान केंद्र पे हमारे विपक्ष में वोट हो रहे हैं, तो सीधे से जाके उस पूरे मतदान पेटी में जो मतदाता के जो बैलेट पेपर भरे हुए थे उसमें पानी डालते हुए पूरे उस कागज़ को रद्दी कर लेते थे। इतनी ताकत बढ़ गई थी, मतलब इन्होंने चुनाव को एक मजाक बना के छोड़ दिया था। तो हमारे लिए मतलब चुनाव आयोग जो संवैधानिक है, चुनाव उसकी मतलब उसकी औचित्यता और उसकी स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो रहा था कि किस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, किस प्रकार से सरकार का गठन हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या बन रही थी। तब सबसे पहले हमारे चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने कहा कि जो भी इस प्रकार की जो भी विकृति आ चुकी है इसको दूर करना हमारी भूमिका है और हम इसको करेंगे। तो इन्होंने बहुत कुछ रिफॉर्म किए, सुधार किए। अपन देखते हैं कि इन्होंने ये स्थापित किया कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हैं वो किसी भी हालत में करवाए होंगे। अगर कहीं पर भी ऐसी किडनैपिंग की, जो बूथ किडनैपिंग की जो जहाँ भी शिकायतें आई हैं, जहाँ भी देखने को मिला, उन्होंने पुनर्मतदान व्यवस्था करवा के वहाँ निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव करवाए और मतदाताओं को इतना जागरूक किया कि आप किसी से डरिए मत, जो आपके आत्मा मन मस्तिष्क कहता है उसी के पक्ष में आप वोट करिए, किसी प्रकार के दबाव में आए भी ना। ठीक है, तो इस दृष्टि से अपन देखते हैं कि विभिन्न आदेश निर्देश जारी किए, जिनमें से आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा के सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिया जाना आवश्यक है। अब आप देखो क्या क्या बड़ा काम हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि लोकसभा का या विधानसभा के जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उन कैंडिडेटों को अपना जो भी चुनाव खर्च जो चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है उस निर्धारित खर्चे का पूरा ब्यौरा आपको देना होगा। कि आपने चुनाव प्रचार में, आवागमन में, साधनों में, आपके प्रचार सामग्री में किस में कितना खर्च हुआ है, पूरी आपको डिटेल आपका पूरा खर्च ब्यौरा देना आवश्यक होगा। तथा आयोग खर्च के इस विवरण की सत्यता की जांच करेगा। आयोग ऑडिट करेगा कि वास्तव में आपने किया है या इससे अधिक किया है। चुनाव प्रचार में सार्वजनिक और निजी भवनों को जो भी दीवारें हैं उनको कहीं पर भी गंदा नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे पहले चुनाव में, आज भी अपन कई पुराने भवनों पे दिखाई देते हैं, नारे हो, पार्टी के पक्ष में बात हो या किसी के पक्ष में मतदान करने का अपील हो, खूब सारे दिखाई देते हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा है कोई भी सार्वजनिक और निजी भवन को आप उसको गंदा नहीं करेंगे, उसमें किसी प्रकार का अपना प्रचार सामग्री का उल्लेख नहीं करेंगे। किसी क्षेत्र के लिए चुनाव घोषणा पत्र के बाद शासन और शासन से जुड़े मंत्री नीति संबंधी घोषणाएं या नवीन योजनाओं या उससे संबंधित कोई भी प्रसंग में अनुदान की घोषणा बिल्कुल नहीं करेंगे। आचार संहिता लागू हो गई उसके तुरंत बाद कोई भी सरकार, चाहे केंद्र हो राज्य हो, जिस राज्य में चुनाव जहाँ होने जा रहे हैं, तो कोई भी जनता को जनता को लुभाने के लिए न तो नीति बना सकते हैं, न कोई नई योजना की घोषणा कर सकते हैं, न कैसे किसी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इस प्रकार की लोक लुभावन घोषणा से एक जो मतदाता है जनता को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास किया जाता है प्राय राजनीतिक दलों द्वारा या सत्ता पक्ष द्वारा, ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही चुनाव के समय मंत्रियों की जो सरकारी यात्रा है, यहाँ फिर आप देखेंगे जो सरकारी गाड़ी है इनका बिल्कुल वो उपभोग नहीं कर पाएंगे, प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उन सभी को जमा करवाना होगा। अपने निजी वाहन जरूर वो प्रयोग में ले सकते हैं। शस्त्र के जो भी नए लाइसेंस जारी होते हैं या जिनको लाइसेंस जारी किए हुए हैं वो भी बिल्कुल जमा होंगे, उनको नियंत्रित किया जाए। तो काफ़ी कुछ दिन बड़े रिफॉर्म करने शुरू कर दिए गए। यही नहीं, इसके अतिरिक्त चुनाव आयुक्त ने सबसे ज़्यादा इस बात पर बल दिया कि जो फर्जी मतदान होते हैं, फर्जी मतदान को रोकने के लिए सभी मतदाताओं को अपना एक मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया। सभी मतदाताओं, क्योंकि पहले ऐसा कोई नहीं होता था कि ठीक है आगे
आपके पास जो भी प्रूफ है आप ले आए। अब ऐसा नहीं, अब आपको पूरी तरह से आपको अपनी आईडी, मतदान कार्ड जारी होगा, मतदाता पहचान पत्र जारी होगा, आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा, और उस पहचान पत्र में दिए हुए जो भी जानकारी है उसी हिसाब से आप वहाँ पर करेंगे। इसका मतलब फर्जी मतदान अब नहीं हो पाएगा। काफ़ी कुछ उसमें जो फर्जी मतदान होते थे उसमें काफ़ी सीमा तक उसको रोका गया। ठीक है, तथा इस कार्य में विशेष रूप से कुछ राज्यों में अनेक बाधाएं भी खड़ी हुई। कुछ ने ये कार्य नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसने ये कार्य बीच में भी छोड़ दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी जबरदस्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इनको सभी राज्यों में लागू करवाया। ठीक है, और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि बाद के दौर में लगभग हमारे सन 2000 के बाद से जो भी विभिन्न राज्यों की विधानसभा और जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए, इन सभी जो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग तभी कर सकेंगे जब उनके पास चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि में से कोई भी व्यक्ति पहचान पत्र हो तो ही वो वोट दे पाएगा, नहीं तो वोट नहीं दे पाएगा। सोचो आप, स्पष्ट तौर से कहते हैं अगर आपके पास कोई भी आईडी है जो सरकार द्वारा जारी की गई हो तो ही आप वोट कर पाएंगे, नहीं तो वोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तथा चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को अपने इन सभी निर्देशों का पालन करवाया कि एक निर्धारित अवधि के भीतर सभी राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक चुनाव है उनको भी पूरे करवाएं। कि जब आप देश में चुनाव लड़कर सरकार का निर्माण करने जा रहे हो तो लोग आपका जो राजनीतिक दल है उस दल का भी एक प्रकार से लोकतांत्रिक रूप से संगठन हो, उसमें भी नियत समय पर चुनाव संपन्न होने चाहिए। तो राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के द्वारा बाह्य क्षेत्र दोनों भी, आंतरिक बाह्य दोनों क्षेत्रों में भी एक प्रकार की व्यवस्था को लागू करवाया गया। फिर सबसे बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ जो उभर रही थी वो ये थी कि अपराधी तत्वों का विधायी संस्थाओं में प्रवेश। अपराधी तत्वों के विधायी संस्थाओं में प्रवेश है, इसको नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था की कि लोकसभा या विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र को अपनी शिक्षा, संपत्ति, लेन देनदारियों, आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में समस्त विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसी व्यवस्था के पीछे सोच ये है कि जनता को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मिल जाएगी, तब जनता ऐसे उम्मीदवारों को विजयी बिल्कुल नहीं बनाएगी। क्योंकि अपन देखते हैं कि अभी पिछले 2 दशक से देखते हैं कि जितने आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग थे वो सभी अब राजनीतिक व्यवस्थाओं में, विधायी संस्थाओं में प्रवेश कर रहे हैं और उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब आप सोचो, इतने जो क्रूर प्रकृति के व्यक्ति हैं वो कैसे देश का भला और देश की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में भी आस्था रखते हुए वो काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए हमारा चुनाव आयोग और हमारे सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कई बार अपने वर्डिक्ट में, फैसलों में भी स्पष्ट किया है कि व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ना, उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे लोगों को किस मात्रा से सीमित किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ नए सुझाव दिए और अपने जो सुझावों के तहत बताया गया कि जो भी इनकी आपराधिक रिपोर्ट, जो केस दर्ज हैं वो सबके सामने, जब नामांकन पत्र भरे उस समय सबके सामने आना चाहिए कि इस व्यक्ति पर कितने जघन्य अपराध के जो केस लगे हुए हैं उसका पूरा सभी जनता को पता चले। जनता को ऐसा हो कि इतना आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कभी भला नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग वहीं कट जाते हैं। ठीक है, फिर इन सब के अतिरिक्त ये भी व्यवस्था, मतलब ये भी सुझाव दिया कि चुनाव आयोग ने अपने निर्देशों को पालन कराने की क्षमता है, तथा यदि चुनाव में फर्जी मतदान या मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की घटना होती है तो मतगणना के पूर्व ही चुनाव को निरस्त किया जा सकता है। अगर कहीं ऐसा होता है कि यहाँ पर फर्जी मतदान हुआ है या मतदान केंद्रों पर कब्जा हुआ है, मतदान बूथ की किडनैपिंग हो रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में पुनर्मतदान होता है, पहले के जो भी मतदान उसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इन उपायों और चुनाव आयोग द्वारा धारण की गई संकल्प शक्ति के आधार पर आयोग ने चुनाव व्यवस्था की कमियों, त्रुटियों, बुराइयों को पर्याप्त सीमा तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो भी चुनाव हुए हैं या भी चुनाव होने जा रहे हैं, इस सभी में देश की राजनीतिक व्यवस्था में पहले की अपेक्षा चुनाव आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण सशक्त भूमिका निभा रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये एक स्वतंत्र जो निष्पक्ष संस्था है, इसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभी वर्तमान में जितने भी नया इनोवेशन हो रहा है, जो भी नया कुछ इसमें अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
स्वतंत्र निकाय के रूप में अपनी जो छवि को स्पष्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और मानना पड़ेगा कि हमारा इतना विशाल देश, इतनी विशाल जनसंख्या और इतना विशाल लोकतंत्र, इसको एकदम सफल पारदर्शी बनाने में और चुनाव व्यवस्था को सही ढंग से संचालन करने में चुनाव आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।